नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफून गोनी के बारे में, जो कि हाल ही में आया था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है टाइफून, और टाइफून गोनी आया है ये कहाँ आया है, और सब कुछ इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइफून गोनी। टाइफून गोनी की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2020 को टाइफून गोनी पूर्वी फिलीपींस के तट पर टकराया। अब आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह बन जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा इससे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइफून गोनी है हाल ही में किस तट से टकराया। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी फिलीपींस के तट से हाल ही में टाइफून गोनी जो है 1 नवंबर 2020 को टकराया है। इस वर्ष फिलीपींस के तट से टकराने वाला यह 18वां टाइफून है। इससे पहले 17 टाइफून ऑलरेडी फिलीपींस के तट से टकरा चुके हैं, आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं फिलीपींस में इस साल कितनी तबाही हुई होगी। तो ये जो टाइफून है ये 18वां टाइफून है जो कि फिलीपींस के तट से टकराया है। इस सुपर टाइफून की गति 215 से 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये टाइफून गोनी आया था इसकी गति कितनी थी। तो आप देख सकते हैं 215 से 295 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली। आप सोच सकते हैं कि आप अपनी बाइक चलाते हैं, मैक्सिमम कार चलाते हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही चला पाते हैं, तो कितनी तेज़ होती है। तो आप सोचें 215 से 300 किलोमीटर के आसपास जब हवाएं चली होगी तो इसने कितनी तबाही मचाई होगी, कितना भयंकर ये तूफ़ान आया होगा। आप कह सकते हैं इससे कितना नुकसान फिलीपींस में हुआ होगा। तो 215 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गति से जो हवाएं इस सुपर टाइफून गोनी में चली है। अब बात करें प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस ऐसा पहला बड़ा भू क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय चक्रवात बेल्ट से उठने वाले चक्रवातों का सामना करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस एक ऐसा बड़ा भू क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय चक्रवात बेल्ट से उठने वाले चक्रवातों का सामना करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। अब आपको बताना चाहिए तो टाइफून का शब्द क्या है। तो ये चीन के क्षेत्र में जो तूफान आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उसी को टाइफून कहा जाता है चीनी भाषा में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। और ज़्यादा टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाइफून जो आते हैं ये जून से नवंबर के मध्य आते हैं, जो जापान, फिलीपींस और चीन आदि देशों को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, और इससे पहले कि चक्रवात क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और चक्रवात क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या होता है, तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर में इस प्रकार से ये समुद्र में इस प्रकार से चक्रवात आता है। तो चक्रवात घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात को के 2 भेद होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हाल ही में आया है, जिसको हमने टाइफून नाम दिया है, टाइफून गोनी नाम दिया है। दूसरा होता है वल्कीय चक्रवात या फिर ब्रह्मोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर उष्णवलीय चक्रवात या उष्णवलीय चक्रवात, ये जो इस नामों से इनको जाना जाता है। उष्णवलीय चक्रवात क्या होते हैं, ये वायु संगठन या तूफान है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें तीव्र होते हैं और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात एक प्रकार की वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 2 नाम आपको मेनली याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि चक्रवात का कैटेगराइज करिए, चक्रवातों को कितने भागों में बांटा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके 2 भेद है या 2 भागों में बांटा गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये हो गया चक्रवात। अब हम बात करें जो टाइफून गोनी आया है ये किस प्रकार का चक्रवात है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं चित्र में इस प्रकार से आता है। यह एक तूफान प्रणाली है जो एक विशाल निम्न दाब केंद्र और भारी तड़ित झंझावतों द्वारा चरितार्थ होती है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे निम्न दाब बनेगा,
जहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्न दाब का केंद्र बनेगा, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये भारी तड़ित झंझावतों द्वारा भी चरितार्थ होती हैं और ये तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है। ये तीव्र हवा आती है इसमें और घनघोर वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम्न हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होती है कि जो नम हवा होती है, ठंडी हवा होती है, ऊपर उड़ जाती है और गर्मी पैदा होती है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसके फलस्वरूप जो होता है, नम्न हवा में निहित जल वाष्प का संघनन होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। तो आज हमने टाइफून गोनी के बारे में जाना और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और चक्रवात क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन लिखने को भी आ जाए, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपसे पूछ ले चक्रवात क्या होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट में चलते चलते हम तुलसीदास जी के द्वारा कही गई एक बात को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पायल पोसी सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, इसका क्या भावार्थ है। तुलसीदास जी के द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है, परिवार या राष्ट्र के प्रमुख को मुख की भांति होना चाहिए, मुख की भांति निष्पक्ष होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार मुख द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार मुखिया को भी अपने कुल का ध्यान रखना चाहिए। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो परिवार का मुखिया होता है या राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसको हमारे मुख की भांति होना चाहिए। मुख में आपने देखा होगा कि हम खाना खाते हैं तो खाना मुख से खाते हैं, लेकिन वो जो है मुख सभी को, पूरे शरीर को बराबर से रखता है, सभी को बराबर से पोषण उपलब्ध कराता है। ये नहीं कि उसने हाथ को अगर ज़्यादा पोषण दे दिया तो पैर का विकास नहीं होगा, या फिर पैर को ज़्यादा उसने उसने अगर पैर को ज़्यादा पोषण दे दिया तो हाथ का विकास नहीं होगा। मतलब ये है कि जो मुख होता है वो सभी को बराबर से उन सभी का ध्यान रखता है और सभी को बराबर से पोषण देता है, ताकि सब फले फूले। इसी प्रकार एक परिवार के मुखिया को और राष्ट्र के प्रमुख को होना चाहिए, ताकि वो अपने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को हर एक सभी को समान नज़र से देखे और सभी को समान सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि सब इस देश में विकास कर सके, फल फूल सके और प्रगति की ओर बढ़ सके। ऐसी बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। राष्ट्र हो या परिवार हो, सभी को मुख की भांति होना चाहिए और सभी को समान रूप से रखना चाहिए, ये हमारे तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।